हाँ प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र के विविध रूपों के बारे में, लोकतंत्र के सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के जो प्रकार है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के जो दो प्रमुख प्रकार है, पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिनको शुद्ध लोकतंत्र भी कहते हैं, और दूसरा है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। इसको प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र भी कहते हैं। यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि इस प्रकार की शासन व्यवस्था में जनता शासन शक्ति का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से करती है। जैसे शासक का नियुक्ति करनी हो, किसी पदाधिकारी की नियुक्ति करनी हो, कोई नियम से संबंधित फैसले लेने हो, नीतियां बनानी हो, नियम बनाने हो, हर गतिविधि में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। ये जो व्यवस्था है वो वर्तमान में दुनिया के स्विट्जरलैंड देश के 5 प्रांतों में चल रही है। यानी 5 कंट्रियों में चल रही है और बाकी दुनिया के ज्यादातर देशों में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र ही चल रहा है। यह व्यवस्था प्राचीन यूनान के कुछ नगर राज्यों में चलती थी, या वर्तमान की बात करें तो स्विट्जरलैंड के 5 कंट्रियों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र चल रहा है। यानी हर तरह की गतिविधि में जनता प्रत्यक्ष रूप से अपनी भागीदारी निभाती है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र आज अधिकांश दुनिया के ज्यादातर राष्ट्रों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र चल रहा है। इसका दूसरा नाम प्रतिनिधि लोकतंत्र है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का मतलब है कि इस प्रकार की शासन व्यवस्था में जनता अपने अपने क्षेत्र से प्रतिनिधि चुनती है और वो प्रतिनिधि शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। शासन व्यवस्था में जनता का प्रतिनिधित्व जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। तो देखो इसमें क्या परिभाषा है। पहले प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इस शासन व्यवस्था में जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है। यानी राज्य की प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग सीधे रूप से जनता के द्वारा ही किया जाता है। किस प्रकार की शासन व्यवस्था में? प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में। अब क्या क्या करती है जनता? नीति संबंधी फैसले लेती है, कानून बनाती है, यानी कानून के लिए प्रस्ताव ला सकती है, यानी आरंभक जिसको कहते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करती है, इन अधिकारियों को पदच्युत भी करती है, पद से हटाती भी है, यानी प्रत्यान यानी चुने हुए प्रतिनिधि। इस प्रकार के शासन व्यवस्था में क्या होता है, जनता अपने अपने क्षेत्र से जो प्रतिनिधि चुनती है, चुना हुआ प्रतिनिधि जनता से जो किए गए वादे हैं उनको नहीं निभाता है तो उस प्रतिनिधि को जनता समय से पहले पद से हटा सकती है। ये अधिकार होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के पास में, चाहे पदाधिकारी हो चाहे निर्वाचित प्रतिनिधि हो, समय से पहले उनको पद से हटाने का भी अधिकार जनता के पास में होता है। जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है, जनता प्रतिनिधि चुनने तक सीमित है, समय से पहले उनको हटाने का अधिकार नहीं होता है। तो प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करती है। ये तो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण। अब इसमें और क्या होता है, देखो इस प्रकार की शासन व्यवस्था प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में प्रचलन में थी और वर्तमान में स्विट्जरलैंड के 5 कैंट्सों में, कैंट्स कहते हैं प्रांतों को, यानी राज्यों को, प्रांतों में पाई जाती है। ये व्यवस्था देखो, अब ये दुनिया के ये अच्छी व्यवस्था है, लेकिन दुनिया के ज्यादातर देशों में क्यों नहीं है, ये प्रश्न हमारे दिमाग में आता होगा। ये व्यवस्था प्राय छोटे और कम जनसंख्या वाले जो राज्य है, क्षेत्र, वहां ज्यादा सफल होती है। छोटे का मतलब एक तो क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या कम होनी चाहिए, प्लस ज्यादातर शैक्षणिक दृष्टि से देखा जाए, शिक्षा के लेवल में जो अव्वल राज्य है उसमें ये ज्यादा उपयुक्त होती है। नहीं तो क्या है, ये जनता प्रतिनिधि चुनेगी और हटाने का अधिकार उन्हीं को मिलेगा ना, तो ये चुनना हटाने की यह सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए ये व्यवस्था दुनिया के ज्यादातर देशों में नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती है कि ज्यादातर जो राष्ट्र है वो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राष्ट्र है, और क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राष्ट्रों में इस प्रकार की शासन व्यवस्था है जो उपयुक्त नहीं है, जो सफल नहीं हो पाती है। इसलिए दुनिया ने इस प्रकार की व्यवस्था को अभी वर्तमान में नहीं अपनाया गया। अब स्विट्जरलैंड में ये 5 राज्यों में चल रही है, पूरे स्विट्जरलैंड में भी नहीं है। तो ये तो हो गई प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या है? आधुनिक काल में दुनिया के सभी लोकतांत्रिक राज्यों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। यानी आज वर्तमान में बात करें तो दुनिया के ज्यादातर देशों में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र
पाया जाता है। इस शासन व्यवस्था में जनता स्वयं शासन शक्ति का प्रयोग नहीं करती है, तो प्रयोग कौन करता है? जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन किया जाता है। प्रतिनिधि शासन व्यवस्था में अपनी भागीदारी निभाते हैं और शासन व्यवस्था में जनता की जो भागीदारी है इन प्रतिनिधियों के माध्यम से होती है। प्रतिनिधि कौन होते हैं? जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति प्रतिनिधि होते हैं। तो ये हो गया अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो ये जैसे भारत में चल रही है, अमेरिका मतलब दुनिया के ज्यादातर देशों में यही चल रही है, सभी में। एक स्विट्जरलैंड के 5 कंट्रियों को छोड़ करके ये चलती है। शासन व्यवस्था के स्वरूप अलग हो सकते हैं, संसदीय शासन व्यवस्था हो सकती है, दीक्षात्मक शासन व्यवस्था हो सकती है, या दोनों का मिश्रित रूप हो सकता है। लेकिन शासन व्यवस्था का जो प्रकार है या जो स्वरूप है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की दुनिया में चल रहा है। अब देखो अगला अपना टॉपिक लेते हैं अपन, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता। यानी लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? पहला है लोकतंत्र है वो जनता का शासन है। किसका शासन है? जनता का शासन। इससे अभिप्राय यह है कि इस प्रकार की शासन व्यवस्था में उस राष्ट्र के अंदर रहने वाले सभी व्यक्ति शासन व्यवस्था में भाग लेते हैं। यानी इसमें जाति, धर्म, भाषा, लिंग इत्यादि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। शासन व्यवस्था में हर व्यक्ति की, प्रत्येक व्यक्ति की समान भागीदारी होती है और शासन व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को समान समझा जाता है। इसलिए इसको जनता का शासन कहते हैं। जनता का मतलब सभी आगे, सबका शासन है और सबका शासन व्यवस्था में बराबर का भागीदारी है। तो पहली विशेषता होगी जनता का शासन। दूसरा है जनता द्वारा निर्मित शासन। यानी शासन का निर्माण जनता करती है। कैसे करती है? अपने अपने क्षेत्र से प्रतिनिधि चुनती है और वो प्रतिनिधि शासन व्यवस्था में अपनी भागीदारी निभाते हैं। तीसरी विशेषता, लोकतंत्र शासन का एक साधन है, साध्य नहीं। शासन का एक क्या है? साधन है। कैसे है? कि इस प्रकार की शासन व्यवस्था में व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलती है, समानता का व्यवहार उनके साथ में होता है, आत्मगौरव की रक्षा होती है, और राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, किसी क्षेत्र की बात करें तो सार्वजनिक हित में क्या होती है? वृद्धि होती है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था में सबकी भलाई होती है, सबको अवसर मिलते हैं, सबके साथ में समान व्यवहार किया जाता है, कानून की नजर में सभी समान है और संविधान सबको समान रूप से देखता है, समान अधिकार देता है, किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जाता है। तो ये क्या हुआ? लोकतांत्रिक शासन का एक साधन हो गया। यानी इसमें लोकतांत्रिक मूल्यों की प्राप्ति होती है। लोकतांत्रिक मूल्यों की प्राप्ति का साधन है ये। यानी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए जिन जिन आदर्श बातों, जिन आदर्श मूल्यों की आवश्यकता होती है ना, वो सारी आदर्श बातें, आदर्श मूल्य, आदर्श तत्व इस प्रकार की शासन व्यवस्था में ही मिलते हैं। इसलिए ये लोकतंत्र है वो क्या है? एक साधन है, साध्य नहीं। अगला है अपना जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। अगली विशेषता है जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। अब जनता के प्रति उत्तरदायी शासन कैसे है? कि जनता प्रतिनिधि चुनती है, अगर प्रतिनिधि जनता से किए गए वादे के अनुसार कार्य नहीं करेगा तो जनता दोबारा उसको नहीं चुनेगा। इसलिए चुने हुए प्रतिनिधि को जनता से जो किए गए वादे हैं, जनता की जो इच्छाएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कार्य करना पड़ता है। क्यों? कि इस प्रकार की शासन व्यवस्था में संपूर्ण शक्ति जनता में निहित होती है, यानी शासक को जनता हटा सकती है। इसलिए जो भी शासक है उनको जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए, जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए, सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए शासन करना पड़ता है। इसलिए इसको जनता के प्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था माना जाता है। अगली विशेषता है अपनी विकासशील शासन। विकासशील शासन का मतलब है कि इस प्रकार की शासन व्यवस्था में समय के अनुसार बदलाव होता रहता है। जैसे देखो इस प्रकार के शासन में प्राचीन काल की बात करें तो इसमें जैसे व्यक्तिवादी लोकतंत्र इनको कहते थे। शासन व्यवस्था में कुछ एक लोगों की भागीदारी थी, कुछ एक लोगों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाता, कुछ लोगों को विशेष अधिकार दिया जाता था। तो पहले ये क्या था? व्यक्तिवादी लोकतंत्र था। फिर बाद में उदारवादी लोकतंत्र में तब्दील हुआ, यानी उसमें
जनता के लिए जो आदर्श बातें हैं, जनता की रक्षा है, स्वतंत्रता है, समानता है, उन पर विशेष ध्यान दिया गया था, समान अधिकार दिया गया था। तो ये लोकतंत्र का नया रूप उदारवादी लोकतंत्र के रूप में आया है और वर्तमान में ये कल्याणकारी राज्य की ओर संकेत करते हैं। कल्याणकारी राज्य यानी शासन व्यवस्था, ऐसे राज्य में ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें रहने वाले सभी लोगों का कल्याण होता है, भलाई होती है। तो इस प्रकार ये लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं थी। और अगला अपना टॉपिक है लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण करते हैं, यानी इसमें लोकतंत्र के गुण और दोष के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।